आरोही बहुत ही परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वैसे भी बिहान को अगर गुस्सा आया तो फिर उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। एक बार मैं खुद रुत से ही बात करके देखती हूँ, शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे और विहान को उसके बाद आराम से सब बता दूंगी। आरोही, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गई? मुझसे कोई भी बात करने के लिए आपको इतना सोचना पड़े तो फिर मेरे होने का क्या फायदा? देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ भी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप परेशान रहेंगी तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? आरोही, नहीं नहीं विहान, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ गए थे, इसी वजह से वो सब कह दिया था। विहान मन में समझ गया था कि कोई बात है जो आरोही कह नहीं पा रही है। ठीक है, मैं खुद ही पता कर लूंगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है या कौन है। उसका ध्यान बांटने के लिए विहान कहता है कि अच्छा, वो सब बुरा सोचना बंद करिए और कुछ अच्छा भी सोचा करिए। आरोही, जैसे क्या? विहान, जैसे कि हमारी एक प्यारी सी क्यूट सी बिल्कुल आप जैसी बेटी हो। मैं तो अपना सारा दिन उसके साथ खेलूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। आरोही, नहीं नहीं, मुझे एक बेटा चाहिए, वो भी आपके जैसा स्वीट सा। नहीं, बेटी ही होगी, आप देखना। विहान ने कहा। मैंने कहा ना बेटा होगा, आरोही ने भी कहा। विहान कुछ देर चुप हो गया, फिर स्माइल करते हुए बोला कि अच्छा ठीक है, बेटा भी होगा और बेटे भी, हमारे ट्विंस होंगे। वैसे भी आपको उस दर्द में बार बार देख नहीं पाऊंगा, तो यही अच्छा होगा कि ट्विंस हो जाएं। ये सुनकर आरोही भी हंसने लगी और उसके ध्यान से बाकी सब बातें कुछ देर के लिए हट गईं। आप ना विहान सच में सबसे अलग हो। विहान, अलग हूँ तभी तो आपने पसंद किया है ना मुझे। अब चलिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। विहान तैयार होकर ऑफिस चला गया। आज सरिता जी और नव्या को कुछ शॉपिंग करनी थी। वो आरोही के साथ बाहर आ गए। सबने मिलकर ढेर सारी शॉपिंग की। इसी बीच नव्या सरिता जी को लेकर एक गिफ्ट शॉप में जाती है और आरोही वहीं साड़ियाँ देख रही थी कि तभी उसके पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ रुद्र था। रुद्र, तुम कहो तो सही, ये पूरी दुकान ही तुम्हारे लिए खरीद दूं। बस तुम उस विहान को छोड़कर मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए। आरोही, देखो, मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि जो तुम सब जानते हुए भी मेरे पीछे पड़े हुए हो? अगर ऐसा कोई तुम्हारे घर परिवार की औरतों के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाओ। मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। रुद्र, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, ये बात अच्छे से समझ लो तुम। और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरे पास जरूर आओगी। इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। तब तक नव्या और सरता जी भी वापस आ जाते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। शाम को सरता जी कहती हैं कि मुंबई में उनकी एक सहेली रहती है, तो वो और नव्या उनके घर जा रहे हैं। हो सकता है आने में लेट हो जाए, तो तुम और विहान परेशान मत होना। वो दोनों चली जाती हैं। उसके कुछ देर बाद ही मौसम भी बहुत खराब होने लगता है। बाहर बेमौसम बारिश हो रही थी, वो भी जोरों से। 8 बज चुके थे पर विहान अभी तक नहीं आया था। आरोही से बार बार फोन कर रही थी पर उसका फोन आउट ऑफ रीच था। आरोही को चिंता होने लगी थी। तभी विहान आता है और वो पूरा भीगा हुआ था। आरोही, आप भीग कैसे गए विहान? और आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? मैं कितना डर गई थी। आप जल्दी से चेंज कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे आप सुबह तो दूसरी शर्ट पहन कर गए थे, अभी ये वाली शर्ट, कुछ समझ नहीं आया। विहान कोई जवाब ना देकर अपने रूम में चला जाता है। आरोही भी उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती है तो देखती है कि विहान वहाँ नहीं है। वो बाकी कमरों में भी नहीं था। तो आरोही छत की तरफ जाती है तो देखती है कि विहान वहीं बारिश में भीग रहा था। आरोही, विहान, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी बारिश में खड़े हैं। पहले ही आप भीग गए थे, अब चलिए यहाँ से। आरोही उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है तो विहान उसका हाथ छुड़ाकर उससे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया विहान? विहान, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे छिपाएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं? आरोही समझ रही थी कि विहान किस बारे में बात कर रहा है। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विहान उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि कितनी बार कहा है आपसे कि आप रोया मत करिए, पर नहीं, आपको तो अच्छा लगता है ना मेरा दिल दुखाकर, इसीलिए आप अपने इन कीमती आंसुओं को वेस्ट करती हैं। आरोही, सॉरी विहान, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी।
पर सब कुछ इस तरह हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं पाई। आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचना। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। बिहान उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है कि प्लीज़ रोना बंद करिए, और मैं आपके बारे में गलत कैसे सोच सकता हूँ। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि आप अकेले परेशान हो रही थी। आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं आपके साथ इस टाइम खड़ा रह सकूं। आरोही, नहीं नहीं विहान। वो कुछ और कहती है उससे पहले ही विहान कहता है, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अब आपको उस रुद्र ओबेरॉय से डरने की ज़रूरत है। मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया है, और बहुत ही जल्द मैं यह ऑफिस भी छोड़ने वाला हूँ। बस ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, सिर्फ 1 हफ्ते की बात। मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दिया है और मुझे वहाँ जॉब भी मिल गई है। बस इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होते ही मैं रिज़ाइन कर दूँगा। मैं तो आज ही रिज़ाइन करने वाला था, पर यह प्रोजेक्ट मेरे अंडर में है, और अगर मैंने इसे बीच में छोड़ दिया तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। अरे वो सब तो ठीक है, पर आपको ये सब पता कैसे चला? विहान, वो तो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आप प्रॉमिस करिए कि आप नाराज़ नहीं होंगी। आरोही, आपसे नाराज़ होकर मैं कहाँ जाऊंगी विहान? प्रॉमिस, मैं नाराज़ नहीं होंगी। विहान, वो सुबह मैंने आपका फ़ोन चेक किया था, जिसमें रुद्र का मैसेज था। उसने लिखा था कि वो आपको बहुत चाहता है और आप उसके पास आ जाएं। तभी मुझे समझ आया कि ज़रूर इसी वजह से आप परेशान हैं। फिर मैंने अपने एक जासूस दोस्त से रुद्र का पीछा करने को कहा, और नव्या से मुझे पता चला कि आप आज शॉपिंग जा रही हैं, और रुद्र भी उसी टाइम के आसपास ऑफिस से निकला। तो बस मेरे दोस्त ने उसे फॉलो किया, और आज जो भी उस दुकान में हुआ वो सब मुझे बता दिया। ये सब सुनकर आरोही उससे कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। वो अभी भी रो रही थी। बयान उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार आपको माफ़ किया, पर आगे से ऐसा मत करना आप। अगर उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तब मैं क्या करता? तो प्लीज़ मेरे लिए अपना ध्यान रखिए और इन सब के बारे में मत सोचिए। और अब चलिए, इतनी देर से हम दोनों भीग रहे हैं, वैसे भी इतनी रोमांटिक बारिश हो रही है, घर पे भी कोई नहीं है, पर हम दोनों उस रुद्र की बात कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। ऐसे मौके पे तो सिर्फ प्यार की बात होनी चाहिए। इतना कहकर विहान वहीं उसे फिर से गले लगा लेता है, और आरोही भी उसके सीने में छुप जाती है। तभी उसका हाथ विहान के कंधे पे लगता है और विहान चिल्लाता है, आउच। आरोही, क्या हुआ विहान? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? विहान, वो कुछ नहीं, ऐसे ही, चलिए नीचे। दोनों नीचे आते हैं तो आरोही विहान का सर उतार कर देखने की कोशिश करती है, आखिर क्या बात है। और वो देखती है कि उसके कंधे और राइट हैंड पे खरोच और चोट का निशान है। ये क्या है विहान? कैसे हुआ ये सब? मुझसे झूठ मत बोलना आप, आपको मेरी कसम। विहान मन में सोचता है कि अब तो कसम देती है, अब झूठ नहीं बोल सकता। वो आरोही आज जब रूल से मिलने गया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी हर हरकत पे, इसीलिए थोड़ा एक्शन सीन हो गया। तो उसे मारने में मुझे भी चोट लगेगी ना। कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं कि मुझे कुछ होगा नहीं। आरो इसकी चोट पे दवा लगाते हुए उसे गुस्से से देख रही थी। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे। अच्छा, इसी वजह से शर्ट चेंज की है? विहान, अरे वो मेरी बीवी पे नज़र रख रहा है और मैं उससे कुछ कहूँ भी ना। सॉरी, पर मुझसे ना हो पाएगा। अब प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, यहाँ मैं दर्द में हूँ, तो मेरी चोट पे मरहम लगाइए। और वो आरोही को अपनी करीब खींच लेता है और उसे अपने प्यार से सरोवर कर देता है। रुद्र यहाँ अपने घर पे अपने स्टडी रूम में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था, और किसी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, इसी बीच तुम्हें अपना काम करना है, समझ आया ना? फिर एक दूसरे नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें एक मर्डर करना है, मुंह मांगी रकम मिलेगी, एडवांस कल आकर ले जाना। मर्डर कब करना है, किसका करना है, कहाँ करना है, वो मैं तुम्हें अगले हफ्ते बताऊंगा, और काम सफाई से करना है। कॉल कट करने के बाद रूथ कहता है कि अच्छा नहीं किया विहान तुमने मुझ पर हाथ उठाकर। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने रुद्र ओबराय पर हाथ उठाया था। मेरा ये मास्टर स्ट्रोक तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, और मेरी भी। आरोही को तुमसे दूर ले जाएगा और मेरे करीब ले आएगा मेरा ये प्लान। रुद्र फिर वही धुन गुनगुनाता है, तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा, तेरे रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। अगली सुबह एक नई रोशनी, एक नया सवेरा, बस कुछ पुराना था तो वही हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे की बाहों में।
सबसे अनजान सो रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से विहान की नींद खुली तो आज आरोही के चेहरे पे फिर से वही मासूम सी मुस्कुराहट थी। विहान उसके सर पे गाल पे किस करता है और जैसे ही वो उसके लिप्स पे किस करने जाता है तो आरोही की नींद खुल जाती है। आरोही, गुड मॉर्निंग विहान। इतनी सुबह सुबह भी आपको रोमांस ही सूझता है। विहान, क्या करें, जब इतनी खूबसूरत बेबी सामने होगी तो उस पर सिर्फ प्यार ही तो आएगा ना। वैसे आरोही, आप ठीक है ना? आप आरोही, हाँ विहान, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे क्या होगा। अच्छा, अब आप चलिए, आपको ऑफिस आना है। और हाँ, आज किसी को पीट कर मत आना। आप सही सलामत जाइए और वैसे ही आइएगा। अगर आज आपकी बॉडी पे कोई छोटी सी भी चोट हुई ना तो आप देखना मैं क्या करूँगी। विहान, ओके ओके, मैं समझ गया। अब आप मुझे डराइए मत। चलिए आज साथ में सावर लेते हैं। आरोही, भला वो क्यों? विहान, ओ गॉड, आप न्यूज़ नहीं देखती हैं क्या? हर जगह पानी की शॉर्टेज होती है तो हमें थोड़ा पानी बचाना चाहिए ना। विहान उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। विहान ऑफिस जाकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करना चाहता था। इसी काम में 4 दिन बीत जाते। इन दिनों में रुद्र एक बार भी विहान के सामने नहीं आया और ना ही उसने आरोही को परेशान करने की सोची। वहीं आरोही और सत्ता जी के बीच की दूरियां भी कम हो रही थी, पर अभी तक अवधेश जी ने आरोही को अपनाया नहीं था। रुद्र आज 5वें दिन ऑफिस आता है और विहान को अपने केबिन में बुलाता है। विहान रुद्र के केबिन में नॉक करता है। मैं आई कम इन? रुद्र उसे अंदर आने को कहकर उससे कहता है कि तुमने काम काफ़ी अच्छा किया है और लगता है इससे हमारी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये रिजाइन देने का आइडिया छोड़ो और इसी ऑफिस में कंटिन्यू काम करो। जो हो गया उसे भूल जाओ। विहान, सॉरी सर, पर मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। रीजन आपको और मुझे दोनों को पता है, तो अच्छा होगा कि हम इस बारे में बात करके टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको और कोई काम नहीं है तो मैं जाता हूँ। जो भी बचा हुआ काम है उसे कर लो। रुद्र, विहान, मुझे माफ़ कर देना उस दिन जो हुआ उसके लिए। विहान, इट्स ऑल राइट, अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद रुद्र, जाओ विहान, कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। अपने परिवार और आरोही के साथ जितना खुश रहना है रह लो। उसके बाद आरोही सिर्फ मेरी होगी। रुद्र किसी को मैसेज करता है और आज मिलने के लिए बुलाता है। विहान अपने केबिन में काम कर रहा था, तभी पाखी वहाँ आती है और उससे कहती कि क्या यार, तुम ये ऑफिस छोड़ रहे हो? मत जाओ ना। विहान, वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पाखी, ओके ओके, अब तुम इतना रूड मत हो। मैंने तो सोचा कि एक बार तुम्हें मना कर देखूं। चलो, तुम जहाँ भी रहो मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। विहान, थैंक यू, पर अब तुम भी अपना काम करो वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पाखी स्माइल करते हुए चली जाती। उसके बाद सब अपने अपने काम में ही थे। शाम को ऑफिस से निकलते टाइम पाखी विहान को रोकते हुए कहती कि क्या यार, अब तो बस एक ही दिन है तुम्हारा यहाँ, आज तो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। वैसे भी मेरी स्कूटी पंचर है। विहान, ओके चलो। पाखी गाड़ी में बैठते हुए कहती है विहान, वो मैं अपनी स्कूटी की चाबी गार्ड को देना ही भूल गई, क्या तुम दे आओगे प्लीज़? विहान, ओके लाओ, मैं दे देता हूँ। विहान जब तक चाबी देने जाता है पाखी विहान का फ़ोन साइलेंट कर देती है। विहान के आते ही दोनों साथ चले जाते हैं। विहान का ध्यान ध्यान ड्राइविंग पे ही था। उसी टाइम आरोही का कॉल आ रहा था, पर विहान का फ़ोन साइलेंट था तो विहान को पता ही नहीं चल पाया। विहान पाखी को उसके घर छोड़कर जाने ही वाला होता कि पाखी उससे कहती कि विहान, यहाँ तक आए हो तो एक कप कॉफ़ी पीते हैं साथ में। देखो मना मत करना आज। विहान उसे हाँ कहकर अंदर आ जाता है। पाखी, तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। विहान वहीं सोफे पर बैठ जाता है। अभी तक विहान का ध्यान अपने फ़ोन पर गया ही नहीं जो कि गाड़ी में था। अचानक पाखी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो विहान दौड़कर उसके रूम की तरफ गया। विहान, क्या हुआ पाखी, तुम चिल्लाई क्यों? पाखी अपने बाथरूम में थी जहाँ शावर बंद ही नहीं हो रहा था। उसने रेड कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो पूरी तरह भीग गई थी। विहान को थोड़ा अजीब लग रहा था वहाँ, पर पाखी उसे बुला रही थी तो वो आगे आया गया। पाखी, विहान देखो ना, ये शावर बंद ही नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह भीग गई हूँ, प्लीज़ इसे बंद करने में मेरी मदद करो। विहान, अच्छा एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से, मैं देखता हूँ। पाखी बाहर आ जाती है और विहान जाकर शावर बंद करता है। इस चक्कर में वो भी भीग जाता है। बाथरूम से बाहर आते हुए विहान कहता है, क्या लड़की हो, एक काम भी नहीं कर सकती खुद से? देखो खुद तो भीग गई, साथ ही मुझे भी भिगो दिया।
अब ये कॉफ़ी छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतने में पाखी उसके पास आते हुए उसके होठों को अपने उंगलियों से छूते हुए उससे कहती है कि हाँ, ये कॉफ़ी छोड़ देते हैं, बताओ तुम्हें क्या पीना है। विहान उससे दूर होते हुए कहता है, पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रही हो। पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। विहान को नहीं लगा था कि पाखी ऐसा कुछ करेगी, तो पाखी के इस तरह खींचने से वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। पाखी उसके होठों को चूमने जाती है तो विहान झट से उससे अलग होते हुए उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही बाकी लड़कियां भी बदनाम है। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह किसी को अपने घर बुलाकर ऐसा करते हुए। डिस्गस्टिंग। दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, वरना मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। इतना कहकर विहान वहाँ से गुस्से में चला गया। पाखी वहाँ गुस्से में थी। वो किसी को कॉल करती है पर सामने वाला फ़ोन आंसर नहीं करता, तो पाखी गुस्से में अपना फ़ोन सामने ड्रेसिंग टेबल पर मारती है। एक पुरानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। रुथ, ये लो पैसे और इस लिफाफे में उस इंसान की तस्वीर, एड्रेस और बाकी सब डिटेल्स कि तुम्हें उसे कब और कैसे मारना है। याद रखना, काम पूरा होना चाहिए, वरना तुम्हें मरवाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बाकी के पैसे काम पूरे होने पर तुम्हें घर पहुंचा दिए जाएंगे। अनजान आदमी, आप फिक्र मत करें, मेरा हर काम परफेक्ट होता है। आप बस बाकी के पैसे तैयार रखें और काम होते ही मैं आपको फ़ोन करूँगा। रुत, अब जाओ तुम यहाँ से, हमारा ज़्यादा देर साथ रहना ठीक नहीं है। उस आदमी के जाते ही अब आरोही को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं विहान गाड़ी चलाते हुए बीच की तरफ जाता है। बीच पे जाकर बैठते हुए आज जो भी हुआ वो सोचने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी देर वहीं बैठने के बाद जब विहान अपना फ़ोन खोजता है तो उसे याद आता है कि फ़ोन तो गाड़ी में है। वो जल्दी से जाकर अपना फ़ोन देखता है जिसमें आरोही के, सरता जी के और नव्या के मिस्ड कॉल थे। वो झट से आरोही को फ़ोन करता और कहता है कि मैं बस कुछ ही देर में घर आ रहा हूँ, और बिना आरोही की बातें सुने फ़ोन काट देता है। घर आने के बाद विहान कहता है कि नव्या और सरता जी हॉल में बैठे थे। सरता जी, तू कहाँ था विहान? तुझे कितनी बार कॉल किया था हमने, पर तूने फ़ोन ही नहीं उठाया। विहान, सॉरी माँ, कुछ काम था। वैसे आप कॉल कर क्यों रही थी? कोई काम था तो आरोही से कह देती आप। नव्या, भाई पानी लीजिए। भाभी की तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से हम आपको कॉल कर रहे थे। इतना सुनते ही विहान नव्या से पूछता है कि क्या हुआ उन्हें, वो ठीक है? नव्या, वो उन्हें चक्कर आ रहे थे और उनके सर में दर्द है, तो माँ ने उन्हें आराम करने को कहा है, इसीलिए वो अपने कमरे में है। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, पर वो नहीं मानी। अब आप ही उन्हें समझाइए और उनके पास ही रहिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। विहान, ठीक है, कहते हुए आरोही के पास जाता है। विहान देखता है कि आरोही सो रही है तो उसे वहीं सोता छोड़कर खुद चेंज करने चला जाता है। कपड़े बदलकर वो हॉल रूम में आता है तो सरता जी उससे कहती हैं कि कल डॉक्टर के पास चले जाना तुम दोनों, और खाना मैंने बना दिया है, तू खा लेना, और जब आरोही उठ जाए तो उसे भी खिला देना। विहान सिर्फ हाँ कहता है। सरता जी उसे परेशान देखकर उसे अपने पास बिठाते हुए पूछती हैं कि क्या हुआ विहान, तू परेशान है, कोई बात है तो बता। विहान सरता जी की गोद में सर रख लेता है। सरता जी उसे कहती हैं कि तू चिंता मत कर, आरोही ठीक है, तुझे ही तो उसका ख्याल रखना है, तू परेशान रहेगा तो कैसे चलेगा। विहान, थैंक यू माँ, आपने आरोही का इतना ख्याल रखा, धीरे धीरे आपने उन्हें अपना लिया। मुझे अच्छा लगा कि मेरी लाइफ की 2 सबसे इम्पोर्टेंट वोमेंस हमेशा मेरे इतने पास हैं। सरता जी, हाँ, पहले मैं थोड़ी नाराज़ थी कि तूने हमारे खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली, पर यहाँ आने के बाद मैंने जाना कि वो तुझसे कितना प्यार करती है और तेरी कितनी परवाह करती है, और साथ ही तेरे परिवार को भी अपना मानती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेरी पसंद इतनी अच्छी है, हम ही समझ नहीं पाए थे। देखना, अब तो बस एक बार तेरे पापा भी उसे समझ जाएंगे तो वो भी तुम दोनों को वापस बुला लेंगे। चल अब तू जा और उसका ध्यान रख। विहान वहाँ से जाते हुए नव्या से सूप ले लेता है और आरोही को देखता है कि वो उठ गई है, तो विहान उसके पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और मैं मानूंगा भी नहीं, तो आप कुछ कहना ही मत। आरोही उठकर उसके गले लगते हुए कहती है कि क्या हुआ विहान, आप नाराज़ क्यों हैं? विहान उसे अपने बाहों में लेते हुए कहता है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। आपको चक्कर आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बताना चाहिए ना। आपको कुछ होता तो मेरी जान निकल जाती है, और एक आप हैं कि इतनी लापरवाही करती हैं अपने साथ।
आरोही क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। विहान उसके सिर पे किस करते हुए कहता है, ठीक है, पर अब चलिए जल्दी से ये सूप पी लीजिए और कल हम दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब कोई बहस नहीं। आरोही सूप पीते हुए कहती है, ठीक है। कुछ देर विहान उसे खाना खिलाकर सुला देता है और खुद छत पे जाकर आज के बारे में सोचने लगता है। मुझे अभी आरोही को ये सब नहीं बताना चाहिए, वो खामखा परेशान हो जाएगी और अभी उनकी तबीयत भी खराब है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं दे सकता। वैसे भी बस कल ही की तो बात है। विहान नीचे आता है तो देखता है कि आरोही जाग रही है। ये क्या, आप फिर जग गई? मैं तो आपको सुला कर गया था ना। आरोही, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप ही बताइए मैं क्या करूं। विहान, कोई हॉरर मूवी देखें? विहान, अच्छा, फिर आपको डर लगा तो? अरे तो क्या हुआ, आप है ना, मैं तो आपका हाथ पकड़कर ही मूवी देखूंगी, अब प्लीज मना मत करना। आरोही ने इतने प्यार से कहा तो विहान मना ही नहीं कर पाया और दोनों ही मूवी देखने लगे। मूवी देखते हुए ही आरोही विहान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। विहान ये देखता है तो उसे सुलाकर टीवी ऑफ करके आरोही के पास हो जाता है। आने वाले कल से दोनों ही इस समय अनजान थे। अगली सुबह सरिता जी और नव्या मिलकर नाश्ता बनाते हैं। विहान जल्दी से नाश्ता कर आरोही के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर आरोही को कुछ टेस्ट करवाने को कहती है। आरोही टेस्ट के लिए चली जाती है और विहान वहीं उसका इंतज़ार करता है। डॉक्टर विहान को परेशान देखकर कहती है कि देखिए, वैसे तो आरोही ठीक है, पर कुछ टेस्ट ज़रूरी थे, इसीलिए मैंने कहा है, आप चिंता मत करिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। इतने में आरोही आ जाती है और डॉक्टर कहती है कि रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। ओके डॉक्टर, तब तक मैं ही शाम को रिपोर्ट लेते हुए जाऊंगा। विहान आरोही को घर छोड़ते हुए उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। आज बाकी ऑफिस नहीं आई थी। विहान को लगा कि शायद कल की वजह से वो आज नहीं आई है। अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद वो सारी डिटेल्स रूथ के केबिन में भिजवा देता है। ऑफिस में विहान का सबसे रिलेशन अच्छा था, जिसकी वजह से उसके जाने पर सब दुखी थे, पर फिर भी सब उसे विश करने आए। काम जल्दी होने की वजह से वो फ्री था, तो उसने अपना सामान समेटा और सोचा कि आरोही को कॉल करे, पर तब तक डॉक्टर का कॉल आ गया और डॉक्टर ने उसे उसी समय अपने क्लिनिक बुला लिया। विहान तो परेशान हुए जा रहा था, ये सोचते सोचते कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। जैसे तैसे गाड़ी चलाकर वो क्लिनिक पहुंचता है। डॉक्टर उसे रिपोर्ट देती हैं और आरोही का ख्याल रखने को बोलती हैं। विहान घर आता है तो देखता है कि आरोही, सरिता जी और नव्या हॉल में ही बैठे थे। अच्छा हुआ तो जल्दी आ गया, आज मैं सोच रही थी कि तेरे लिए खीर बना दूँ। सरिता जी ने उसे पानी देते हुए कहा। विहान, माँ आप रुकिए पहले, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सरिता जी, हाँ हाँ बोलना, क्या हुआ? वैसे तूने चेहरा ऐसे क्यों बनाया है? विहान हंसते हुए कहता है कि आप दादी बनने वाली हैं और मैं पापा और आरोही माँ। अब आप जल्दी से खीर बनाइए और सबका मुंह मीठा करवाइए। ये सुनकर तो सबके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। नव्या चिल्लाते हुए कहती है, इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ? आई एम सो हैप्पी। विहान, हाँ नव्या, मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू आरोही, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आरोही ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, जो उसके और विहान के प्यार की निशानी है। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। सरिता जी सबसे पहले विहान और आरोही की नज़र उतारती हैं, फिर आरोही को गले लगा लेती हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे दादी बनाने के लिए। आरोही भी बहुत खुश थी कि आज सब साथ थे और खुश थे। विहान जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाकर, आखिर उन्हें भी तो ये खुशखबरी देनी है। सरिता जी उन्हें फ़ोन करके बताती हैं तो वो भी खुश हो जाती हैं। सरिता जी उन्हें मुंबई आने को कहती हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, वो कुछ समय बाद आएंगे। वो उन्हें आरोही और होने वाले बच्चे का ध्यान रखने का बोलकर फ़ोन रख देती हैं। सब बहुत खुश थे और आरोही का बहुत ख्याल रख रहे थे कि तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। नव्या दरवाज़ा खोलती है तो सामने पुलिस होती है। इंस्पेक्टर को देखकर सब सोचने लगते हैं कि ये बिन बुलाए बारात यहाँ क्या कर रही है। तभी इंस्पेक्टर आते हुए कहते हैं, मिस्टर वियान, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। वियान, पर क्यों इंस्पेक्टर, मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर, आपने क्या किया है और क्या नहीं वो हम वहीं बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आपके ऑफिस में काम करने वाली पाखी शर्मा का मर्डर हो गया है। उसी केस के सिलसिले में हमें आपसे पूछताछ करनी है। विहान ये सुनकर जम सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। कहाँ वो सब अभी इतने खुश थे और अब अचानक ये सब।
एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं अभी आया। विहान सबको अपना ध्यान रखने का बोलकर बाहर जाने लगता है। आरोही रोने लगती है तो विहान उसके आंसू पोंछकर उसके सर पे किस करते हुए कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस पूछताछ के लिए जा रहा हूँ। आप अपना और हमारे होने वाले बेबी का ख्याल रखना, उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना है और रोना बिल्कुल भी नहीं। विहान इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है। आरोही फिर से रोने लगती है। नव्या और सरता जी उसे संभालती है। सरता जी नव्या को आरोही का ध्यान रखने का बोलकर अपने कमरे में जाकर अवधेश जी को फ़ोन कर सब कुछ बता देती हैं। अवधेश जी सब सुनकर कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम कल सुबह ही आ रहे हैं मुंबई। आप बस आरोही और बाकी सबका ध्यान रखें, इस वक्त आरोही को आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर राकेश यादव, तो मिस्टर विहान, आप बताइए पाखी का मर्डर किसने किया? विहान, मुझे नहीं पता, कितनी बार कह चुका हूँ मैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पाखी का मर्डर हो चुका है। राकेश, अच्छा तो ये बताइए कि आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे और आप दोनों के बीच क्या बात हुई? विहान सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, सच बताए या नहीं। अगर वो सच बता देगा तो पुलिस उसे ही कातिल समझेगी। राकेश, लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, तो जो भी है वो सब सच सच बता दीजिए। विहान, देखिए सर, वो सिर्फ मेरे साथ काम करती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझसे पूछताछ करने से अच्छा है आप उसके फैमिली वालों से पूछिए। राकेश, देखिए मिस्टर, आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। वैसे मुझे पता चला है कि आखिरी बार परसों आप उसके घर गए थे उसे छोड़ने। विहान कुछ कहता है उससे पहले ही एक लड़की आती है और कहती है कि मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर कि पाखी का मर्डर क्यों हुआ। राकेश, आप कौन है और यहाँ क्यों आई हैं? वो लड़की कनक, पाखी की फ्रेंड। सर, मैं पाखी की दोस्त हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। पाखी ने मुझे अपने और विहान के बारे में सब कुछ बता दिया था। राकेश, मतलब? देखिए मैडम, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। कनक, सर, पाखी ने मुझे बताया था कि वो किसी विहान नाम के लड़के से प्यार करती है जो उसी की कंपनी में काम करता है। विहान भी उसे बहुत प्यार करता है और दोनों ही जल्द शादी भी करने वाले थे। कुछ समय पहले दोनों दिल्ली आए थे और अपनी कंपनी की किसी मीटिंग के सिलसिले में। उस टाइम में मैं दिल्ली में नहीं थी और वो दोनों घर में गए थे। उस दिन उन दोनों के बीच वो रिश्ता कायम हो गया था जो सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच होता है। और ये सब एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ था। विहान, तुम झूठ क्यों कह रही हो? मैं कभी भी पाखी के साथ कहीं गया ही नहीं। मुझे क्यों फंसाना चाहती हो तुम? क्या तुमने मुझे कभी भी उसके साथ देखा था? कनक, फंसाया तो तुमने मेरी दोस्त को था। अब तुम इतने भोले बन रहे हो। हाँ, मैंने तुम्हें कभी उसके साथ नहीं देखा, क्योंकि तुम जब भी उसके साथ होते थे तो अकेले मिलना चाहते थे ताकि तुम्हें कोई जान ना सके। फिर एक दिन पाखी का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। और जब उसने ये बात विहान को बताई तो विहान ने उससे कहा कि वो पहले से शादीशुदा है और पाखी के साथ वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और अब वो उसके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी तो राकेश उसे पानी देते हुए कहते हैं, फिर आगे क्या हुआ? पाखी, विहान ने उसे एबॉर्शन करने को कहा। पाखी ऐसा नहीं चाहती थी, पर विहान ने उसे साफ साफ कह दिया कि वो इस बच्चे का बाप नहीं है। ये सुनकर पाखी बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने लास्ट टाइम विहान से बात करने के लिए उसे अपने घर भी बुलाया था, जहाँ विहान ने दोबारा उसके साथ वही सब करने की कोशिश, पर पाखी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उसने उसे साफ साफ कह दिया कि अब वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकती है और वो ये बात अब विहान की वाइफ को बता देगी और पुलिस को भी। इतना सुनकर विहान ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विहान, ये सब झूठ है। मेरे और पाखी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा घटिया काम नहीं किया। एक मिनट मिस्टर विहान, जब आपसे पूछा जा रहा था तब तो आपने कुछ बताया नहीं, तो अब इन्हें बताने दीजिए। राकेश, आपको कैसे पता कि लास्ट टाइम जब ये दोनों मिले तो विहान ने ये कहा था? कनक, पाखी ने उस दिन मुझे कॉल कर रही थी पर मैं उससे बात नहीं कर पाई, तो उसने मुझे मैसेज भेजा था और उसने अपना फ़ोन राकेश को दिखाया। राकेश मैसेज देखते हुए, फिर क्या हुआ? आपने कॉल बैक नहीं किया जब आपने मैसेज देखा तो? कनक, सॉरी सर, बस यही मेरी गलती हो गई कि मैंने ये मैसेज बहुत बाद में देखा और जब मुझे पता चला कि पाखी का मर्डर हो गया है तो मैं तुरंत यहाँ चली आई। इसी विहान ने मारा है मेरी दोस्त को, आप इसे कड़ी सजा देना। राकेश, ओके मिस कनक, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप इसी शहर में रहना, हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है।
कनक, जरूर, मैं मेरी दोस्त के कातिल को सलाखों के अंदर पहुंचाने में आपकी मदद जरूर करूंगी। राकेश, अब आप जा सकती हैं और अपना फ़ोन यहीं छोड़ जाइए। कनक अपना फ़ोन वहीं छोड़कर चली जाती है। तो मिस्टर विहान, अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? विहान, देखिए सर, ये सच है कि मैं उस दिन उसके घर गया था। विहान ने उस दिन जो भी हुआ वो सब सच सच बता दिया। राकेश, आपके पास कोई सबूत है आपकी बात का? विहान, सर मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप चाहे तो ऑफिस में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने कभी भी पाखी की तरफ उस नज़र से नहीं देखा। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें मेरी ज़रूरत है इस वक्त, तो मुझे जाने दीजिए। राकेश, देखिए, अब तो बाकी की बातें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आने पे ही साफ होगी और हमें जिनसे भी पूछना होगा हम पूछेंगे। तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट आप ही हैं और कल रिपोर्ट्स आने के बाद साफ ही हो जाएगा। अगर डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि उस बच्चे के बाप आप हैं, तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। राकेश उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और डीएनए टेस्ट के लिए डॉक्टर से बात करता है। उसके बाद विहान अपने घर आता है। सरिता जी, क्या हुआ विहान? तुझे पुलिस क्यों ले गई? सब ठीक तो है ना? विहान विहान उन्हें सब बातें बताते हुए पूछता है कि माँ, आरोही कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। सरिता जी अपने आप को संभालते हुए कहती कि तू चिंता मत कर, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया है, देखना सब सही हो जाएगा। और वो अपने कमरे में है, बड़ी मुश्किल से शांत हुई है। विहान, ठीक है माँ, मैं वहीं जाकर उनसे बात करता हूँ। सरिता जी उसे जूस का गिलास देते हुए कहती, ये ले जा, तेरे जाने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया है। इस समय उसका ज़्यादा देर भूखा रहना उसके और होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। विहान गिलास लेते हुए अपने कमरे में जाता है, जहाँ आरोही उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए बैठी थी। विहान उसे जूस देते हुए कहता है कि आपने कुछ खाया नहीं ना? विहान को देखते ही उसके गले लग जाती है। विहान, आप ठीक है ना? अब आप नहीं जाएंगे ना? मेरे पास ही रहेंगे ना? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। विहान, आप पहले शांत हो जाइए, मैं यहीं हूँ आपके पास। प्लीज़ आप इतना परेशान मत होइए, हमारे बच्चे के बारे में सोचिए। वो इतनी देर से भूखा होगा और अगर आप इस तरह कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा ना। लीजिए, अब ये जूस पीजिए। आरोही, ठीक है मैं जूस पी रही हूँ, पहले आप बताइए मुझे क्या बात है। विहान उसे सब बताता है, जिसे सुनकर आरोही उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कुछ नहीं किया है और ये सब आपको फंसाने के लिए किया है किसी ने। विहान उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया, पर उस समय आपकी तबीयत खराब थी और थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं बहुत परेशान था कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी तो मैं क्या करूँगा। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरा परिवार का विश्वास ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस अब कल की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। आरोही, विहान, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। तब तक सरिता जी उन दोनों के लिए खाना रूम में ही ले आई। तुम दोनों यहीं खाना खा लो, फिर मैं दूध भिजवाती हूँ। अब से तुम्हें रोज़ दूध पीकर ही सोना है। आरोही, जी मम्मी जी। और वो खाने की प्लेट ले लेती है। उनके जाने के बाद विहान आरोही को खाना खिलाने लगता है। आप भी खाइए विहान, हमारे बेबी को अच्छा नहीं लग रहा है अकेले अकेले खाना। आरोही उसे खाना खिलाकर प्लेट रखाती है और सरिता जी उसे दूध का गिलास देती है। आरोही का मन तो नहीं था, फिर भी उसने दूध खत्म किया और अपने कमरे में आ गई, जहाँ विहान अपनी ही सोच में गुम था। आरोही विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि ज़्यादा मत सोचिए, आप सच्चे हैं और जीत हमेशा सच की होती है। अब चलिए सोने। दोनों सोने तो जाते हैं पर नींद किसी को नहीं आती है। आरोही विहान का हाथ अपने हाथ में लिए ही लेटी रहती है। विहान, आई एम सॉरी आरोही, मेरी वजह से आपको इस समय ये सब देखना पड़ रहा है। काश मैं उस दिन पाखी के साथ नहीं जाता तो आज ये सब नहीं होता। आरोही, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, आपको थोड़े पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और हम सब हैं आपके साथ। अगली सुबह विहान को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। आरोही भी साथ जाने की जिद करती है, पर सरिता जी और विहान उसे वहीं रहने को बोलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ रोना मत आप। माँ, आप चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। राकेश, देखिए मिस्टर विहान, रिपोर्ट्स आ गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका डीएनए उस फीड से मैच हो गया है और आज सुबह ही हमारे पास ये एनवेलप आया है, जिससे आपकी और पाखी की कुछ पिक्चर्स हैं।
जिसमें आप दोनों की नज़दीकियाँ साफ दिख रही हैं। सारे सबूत आपके खिलाफ ही हैं। हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। यहाँ विहान को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अवधेश जी घर आते हैं तो विहान को कॉल करते हैं, जो कि इंस्पेक्टर रिसीव करता है और पूरी बात बताते हैं। अवधेश जी उनसे कहते हैं कि वो अभी वहाँ में आ रहे हैं। वहीं अपने घर पे रुद्र को किसी का कॉल आता है, सर आपका काम मैंने कर दिया है, अब आप बाकी के पैसे भिजवा दीजिए। रुद्र उससे कहता है कि ठीक है, आधे घंटे में पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे, समझे। रुद्र के चेहरे पे एक जहरीली मुस्कान थी। विहान जेल में था, ये बात अवधेश जी ने किसी को नहीं बताई थी। वो जानते थे कि बाकी सब ये बात सुनकर परेशान हो जाएंगे और अभी आरोही के लिए ये सब सही नहीं है। तो वो अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करते हैं, जो कि मुंबई के जाने माने वकील हैं। उन्हें डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही बुला लेते हैं। वहीं रुद्र एक आदमी को पैसे देते हुए कहता है कि झूठी रिपोर्ट और वो फोटोग्राफ्स के लिए जितना तुमने मांगा था, ये उससे दुगनी रकम है। अब दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो आदमी पैसे को लेकर चला जाता है। उसके बाद रुद्र आरोही को कॉल करता है, पर आरोही उसका नंबर देखकर बार बार इग्नोर कर रही थी। रुद्र, आरोही जितना इग्नोर करना है कर लो, बस अब कुछ ही दिन फिर तुम मेरी बाहों में होगी। तुम्हारे होठों पे बस मेरा ही नाम होगा। और रुद्र वही धुन फिर गुनगुनाने लगता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में विहान को बहुत ही टॉर्चर किया गया था, बहुत ही मारा गया था। राकेश, इतना मार खाने से तो अच्छा है कि अपना गुनाह कबूल कर ले, तुझे भी आसानी होगी और हमें भी। बयान, आपको जो भी करना है कीजिए, मुझे जितना मारना है मार लीजिए, पर मैं ये कबूल नहीं करूँगा। तभी अवधेश जी पुलिस स्टेशन में आते हैं। अवधेश जी, इंस्पेक्टर साहब, मैं विहान मिश्रा का पिता हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलना है। राकेश, देखिए आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते हैं। ये कोई होटल तो है नहीं कि जब जिसका दिल किया वो आ गया और किसी भी मुजरिम से मिल लिया। अवधेश जी, मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है उसके खिलाफ। राकेश, सर सबूत की बात तो मत ही कीजिए आप। राकेश उन्हें वो फोटोज दिखाता और वो रिपोर्ट भी। तभी अवधेश जी के दोस्त मिस्टर अजय पटनायक वहाँ आते हैं। अजय जी, क्या हुआ अवधेश, विहान कहाँ है? राकेश जी उन्हें पूरी बात बताते हैं। अवधेश जी ये सब सुनकर अजय जी से कहते हैं कि तुम किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, वो निर्दोष है, मुझे पता है वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। अजय जी, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे केस बहुत ही क्रिटिकल है और उस पे से उस लड़की का मर्डर भी हुआ है। अवधेश जी, तुम्हें जो करना है करो, पर मेरा बेटा आज जेल में नहीं रहेगा, उसकी जमानत का इंतजाम करो। इतना कहकर वो विहान से मिलने की इजाज़त लेकर विहान के पास जाते हैं। उन्हें देखते ही विहान कहता है कि पापा मैंने कुछ नहीं किया है, आप विश्वास कीजिए मेरा। अवधेश जी, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वास है तुम पे, अपने खून पे, अपने परवरिश पे। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही तुम यहाँ से बाहर रहोगे। अब मैं आ गया हूँ ना। इतना कहकर वो बाहर जाकर किसी को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद अजय जी अपने साथ जमानत के पेपर्स लाते हैं और राकेश यादव को देते हुए कहते हैं कि अब तो विहान को छोड़ सकते हैं ना आप। राकेश पेपर्स देखते हुए हवलदार से उसे छोड़ने को कहता है। विहान लॉकअप से बाहर निकलता है तो अवधेश जी उसे साथ लेकर जाने लगते हैं, पर तभी राकेश उसे घूरते हुए देखकर कहता है कि आप अभी तो जा रहे हैं, पर याद रखिएगा कोर्ट में आपको कोई नहीं बचा सकता है। अवधेश जी, कोर्ट में क्या होगा वो वहीं देखा जाएगा इंस्पेक्टर, तब तक हम भी यहीं हैं और आप भी हैं, तो बस इंतज़ार कीजिए सही वक्त का। बाहर आकर अवधेश जी अजय जी से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरे बेटे को जेल से निकाल दिया। अजय, वो सब तो ठीक है, पर आगे हालात कठिन ही हैं। फिलहाल तुम लोग घर जाओ, मैं कल आता हूँ घर। अजय जी के जाने के बाद वो दोनों घर आते हैं। सरदा जी उसे देखते ही उसे गले लगा देती हैं और कहती हैं कि तू ठीक तो है ना, तेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला ना? बिहान, माँ मुझे नहीं पता, पर सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे फंसाकर किसे क्या मिलेगा? सरता जी, वो सब तो तू छोड़, तू जाकर आराम कर, देखना भगवान सब सही करेंगे। तूने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो तेरा भी कुछ बुरा नहीं करने देंगे। विहान अपने पिता की ओर देखता है और कहता है, थैंक यू पापा, आप इस समय मेरे साथ हैं। इतना कहते ही विहान रोते हुए उनके गले लग जाता है। अवधेश जी, मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। अब रोना बंद करो, तुम इस तरह करोगे तो आरोही को कौन संभालेगा? विहान अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि माँ, आरोही कहाँ है, उनकी तबीयत ठीक तो है ना?
सरदा जी, वो नब्या के साथ मंदिर गई है तेरे लिए प्रार्थना करने। अभी आती ही होगी। मेरी नब्या से बात हुई है। ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और बिहान अपने रूम में जाकर बैठ गया। अवधेश जी भी किसी को फ़ोन मिलाते हुए दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद आरोही आई तो विहान के आने की खबर सुनकर जल्दी से कमरे में जाती है और विहान को देखकर उसके आंसू उसके काबू में नहीं रहते। विहान उसके पास आकर कहता है कि प्लीज़ मत रोइए आप, मैं ठीक हूँ। आरोही उसके गले लगती है तो विहान के जख्म पे उसका हाथ लग जाता है और विहान के मुंह से चीख निकल जाती है। आरोही उसका सर उतार कर देखती तो पूरे बदन पे मारने के निशान थे। आरोही जड़ से मरहम लेकर उसके जख्मों पे लगाने लगती है और उसके आंसू भी विहान के जख्मों पे गिर रहे थे। आरोही दवा लगाकर जाने लगती है तो विहान उसे अपने पास बिठाते हुए पूरी बात बताता है। आरोही, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है, पर आपकी कसम मैं निर्दोष हूँ। आरोही, विहान, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात पे। अब आप आराम कीजिए। विहान, आप भी मेरे पास रहिए। आरोही समझ रही थी कि विहान को इस समय उसकी ज़रूरत थी, तो वो उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। आरोही अपनी सोच में डूब गई, आज जो भी हुआ उस बारे में। फ्लैशबैक। मंदिर में आरोही विहान के लिए प्रार्थना करती है और नव्या को किसी का कॉल आया था तो वो दूसरी तरफ चली गई। तभी रुद्र वहां आया और आरोही के आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब रोना बंद करो। जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो वो तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। यहाँ तुम्हें अपने प्यार में फंसाए रखा, वहाँ दूसरी तरफ पाकी के साथ वो सब करता रहा और तुम उस जैसे इंसान के लिए मुझे ठुकरा रही थी। आरोही, देखो मिस्टर रुद्र, मुझे मत बताओ कि मेरे विहान कैसे हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। रुद्र, देख लो, वैसे भी अब उसके पास टाइम कम ही है, कोर्ट में उसे सजा मिल ही जाएगी। आरोही, मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। तभी नव्या आ रही थी तो रुद्र वही धुन गुनगुनाते हुए वहां से जाने लगता है। आरोही के फ़ोन में मैसेज आता है और आरोही का ध्यान टूटता है। रुद्र ने मैसेज किया था कि वो हमेशा उसका इंतज़ार करेगा। इधर पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई थी। वो लोग विहान के ऑफिस गए थे जहां सब ने विहान के पक्ष में ही कहा, पर रुद्र ने घटिया चाल चलते हुए कहा कि यस सर, आप चाहें तो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं और उसमें उस पार्टी वाली रात का डांस का वीडियो भी था जिसमें पाखी विहान के क्लोज होकर डांस कर रही थी। आरोही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि कहीं ये सब रुद्र तो नहीं कर रहा है मुझे हासिल करने के लिए। अगर ऐसा है तो मुझे उससे अभी ही बात करनी होगी। विहान सो रहा था तो उसने सरता जी से कहा कि वो अभी एक जरूरी काम से जा रही है, जल्दी आ जाएगी। रुद्र के ऑफिस जाकर वो देखती है कि सब लोग निकल गए थे, सिर्फ रुद्र ही वहाँ था। वो उसके केबिन की तरफ बढ़ती है पर तभी वो रुद्र को किसी से बात करते सुनकर वहीं रुक जाती है। रुद्र, तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब मुझे दोबारा कॉल मत करना और हो सके तो कुछ दिन के लिए इस शहर से चले जाओ, वरना अगर पुलिस को जरा सा भी शक हुआ तो मैं खुद को बचा लूँगा, पर तुम्हें क्या होगा वो मैं नहीं जानता। आरू उसके केबिन में जाती है, उसे देखते ही रुद्र फ़ोन काट देता है। तुम यहाँ क्यों आई? मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाता तुमसे मिलने। अरे देखो, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई, मुझे बस इतना बताओ कि विहान के साथ जो भी हुआ है कहीं उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है। रुद्र, पता है मैं तुम्हें इसलिए और भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम दिखने में जितनी खूबसूरत हो उतनी ही स्मार्ट भी। इतनी टेंशन में भी तुमने दिमाग लगा ही लिया कि ये सब मैंने किया है। अगर यही सुनना है तो सुनो, हाँ, ये सब मैंने किया है, ये सारा मेरा प्लान था। अब बिहान को पाखी के मर्डर के इल्ज़ाम में फांसी या उम्र कैद होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो विहान को बचा सकती हूँ। अगर तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए तो ऐसा हो सकता है। मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिनसे ये साबित हो जाएगा कि विहान निर्दोष है। आरोही, मैं कैसे तुम्हारे बात का विश्वास करूं? अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो? रुद्र, तुम मेरे पास आ जाओ, फिर तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। और अगर तुम्हें सबूत ही देखने हैं तो ये देखो। और वो उसे अपने लैपटॉप में एक वीडियो दिखाता है। ये उस शाम का वीडियो था जिस दिन विहान पाखी के घर गया था, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पाखी विहान के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और विहान ने उसे मना किया था। अब तो विश्वास हुआ मेरी बात पे? मेरे पास ऐसे और कई भी सबूत हैं। अब फैसला तुम पे है कि तुम्हें क्या करना है। कोर्ट में 10 दिन बाद ही हियरिंग है, उससे पहले अगर तुम मेरी बात मान गई तो विहान बच जाएगा। 10 दिन है तुम्हारे पास सोचने के लिए।
आरोही परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विहान को बचाने का और कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो घर पहुंचकर देखती कि विहान अभी भी सो रहा था। तभी नव्या उससे कहती कि भाभी, आपको पापा ने बुलाया है। आरोही हाल में आती है तो अवधेश जी उससे कहते कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही अच्छा वकील किया है, वो विहान को बचा लेगा। इस वक्त तुम सिर्फ अपने और अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दो। इस समय इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है। इतने में आरोही का सर घूमने लगा और वो वहीं गिर पड़ी। सब घबराते हुए उसे उठाकर सोफे पे लिटाते हैं। नव्या डॉक्टर को कॉल करती है और घर आने को कहती है। इतने में विहान भी बाहर आता है और आरोही को इस हालत में देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। विहान, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। इस वक्त जब मुझे इनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मैंने इन्हें ज़्यादा परेशान किया हुआ है। सरिता जी, तू ऐसा मत बोल, कुछ नहीं हुआ है, अभी डॉक्टर आती होंगी। डॉक्टर आकर इसका चेकअप करने के बाद कहती है कि इन्हें किसी बात का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। प्रेगनेंसी के टाइम ये सब सही नहीं है, आपको इनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने जो मेडिसिन्स दिए हैं वो इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप इन्हें मेडिटेशन करने को कहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। विहान डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर, आरोही ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर, नो नो मिस्टर विहान, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये इसी तरह टेंशन लेती रही तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आप जितना हो सके उनका खुश रखने की कोशिश कीजिए। विहान, थैंक यू डॉक्टर। अब आरोही क्या करेगी, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो पुष्पा जायसवाल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पुष्पा जायसवाल स्टोरी।